अंता चुनाव जो है समाप्त हो चुका है। अब राजनीतिक गलियारों में 14 तारीख का इंतजार है, किस पार्टी की जीत होती है ये तो 14 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन आज हमारे साथ में जितेंद्र गोठवाल जो खंडार से विधायक हैं और प्रदेश के महामंत्री हैं, उनसे जानेंगे इस चुनाव को लेकर और संगठन की लेकर। गोठवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और अंता चुनाव ही अगर बात की जाए तो अंता चुनाव में जिस प्रकार से 82% के लगभग वोटिंग हुई है, तो ये किस और इशारा कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर किसी भी सरकार में मत प्रतिशत बढ़ने का मतलब है सरकार के पक्ष में वोटिंग होना। और निश्चित तौर पर जो हमारा 22 महीने का कार्यकाल है भजनलाल सरकार का, उसमें जो ऐतिहासिक काम हुए, चाहे युवाओं की बात करें तो पेपर लीक से बचे हैं, किसानों की बात करें तो सम्मान निधि को लेकर आप देखेंगे, या फिर किसानों की बात करें तो हम पट्टा वितरण को लेकर, इस तरह की बहुत सारे काम माननीय भजनलाल जी ने ऐसे किए जो जनता को पसंद आए और उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाया। निश्चित तौर पर भारी मतों से हम लोग अंता जीतने वाले हैं। अगर अंता की बात की जाए तो क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हैं वो आए, हनुमान बेनीवाल आए, यहाँ से बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद थे, और कांग्रेस की तरफ अशोक गहलोत वगैरह और जो टीकाराम जूली गोविंद सिंह डोटासरा भी थे। लेकिन क्या लगता है कि इतने दिग्गजों के रहने के बावजूद अंता का समीकरण जो है नरेश मीणा ने एक तरह से बिगाड़ दिया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि समीकरण बिगाड़ दिया। मुझे लगता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में दल, अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना चाहिए। आपने वसुंधरा जी की बात कही तो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहाँ से सांसद रही हैं। दुष्यंत सिंह जी वहाँ से सांसद हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते वहाँ पर प्रचार में गए। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रचार में भी गए और उनका जो लंबा संगठन का अनुभव है उसका लाभ अंता को मिला। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत नाम लेकर बात की, उनसे कहा चुनाव में लगे, और सब लोग लगे। और मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी और ये लोग भी चुनाव में गए, गोविंद सिंह डोटासरा जी, जूली जी, इनको भी अपने दल के लिए जाना चाहिए था। वो बात दूसरी है कि उनकी बात लोगों ने नहीं सुनी, वो बात दूसरी है कि चुनाव से पहले ही वो हार मान गए, वो बात दूसरी है कि वोटिंग से पहले उन्होंने तय कर लिया था शायद कांग्रेस की हार होने वाली है, इसलिए वो मैदान छोड़कर आ गए। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा है कि वसुंधरा राजे जो है वो सीनियर नेता है, लेकिन भाजपा ने उन्हें घर पे बैठा दिया है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी की आईक्यू थोड़ी कम हो गई। आप देखेंगे वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रमों में उनके प्रवास लगते हैं, पूरे देश भर में वो दौड़ती हैं और पार्टी का काम करती हैं। घर बैठना तब होता है तब जैसे अशोक गहलोत जी को कहीं और पूछा नहीं जा रहा, खाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की कलम चलती है तो अशोक गहलोत जी का कहीं नाम लिख दिया जाता है। बाकी तो मुझे लगता नहीं उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन वसुंधरा जी का बहुत बड़ा कद है और वो पार्टी के लिए हमेशा काम करती आई है और आगे भी करेंगी। संगठन अंत में नज़र नहीं आया कहीं पे भी, अगर देखा जाए भीड़ के मामले में या संगठन काम करते के मामले में, ऐसा भाजपा का जो मूल कार्यकर्ता है वो दिखाई नहीं दिया सड़कों पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में काम करती है तो उसको बहुत ज़्यादा रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है हमारा बूथ लेवल का स्ट्रक्चर है, जो बूथ पर 12 महीने काम करता है और 12 महीने काम करने के साथ साथ जनता से सीधा सीधा संवाद रखता है। और उसका लाभ ये होता है कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो उसको नीचे तक पहुंचाने में हमें सुविधा होती है। लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है या नहीं इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि हमारा संगठन नीचे तक है। पूरी तरह से पार्टी एकजुट होकर काम में लगी। मैं कंटिन्यू हेडक्वार्टर पर बैठकर सबसे बातचीत कर रहा था और बूथ के कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक सभी लोग चुनाव में लगे हुए थे। और निश्चित तौर पर इसका जो मुझे लगता है कि परिणाम आने के बाद ये सबके ध्यान में भी आ जाएगा। क्योंकि आपने सरकार की योजनाएं तो बहुत गिनाई, लेकिन अभी भी अंता के अंदर में तकरीबन 70% लोग जो हैं अभी भी कच्चे घरों में रह रहे हैं, तो वो विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि लगातार वहाँ के लोकल लोगों का एक ही मांग थी कि भाई यहाँ पे बस स्टैंड नहीं है और हाईवे से ही बस निकल जाती है। तो क्या विकास सिर्फ कागजों में दिखाई दिया है या हकीकत में, क्योंकि वहाँ 70% तो घर कच्चे हैं, फिर विकास कहाँ है? देखिए, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ
लगातार कई वर्षों से चुनाव लड़ा हूँ, दूसरी बार विधायक हूँ, पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। समय समय पर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के लोगों की मांग अलग अलग तरह की होती है और बढ़ती चली जाती है। जो बस स्टैंड की मांग आई, मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तक जब रोड ज़्यादा अच्छे नहीं थे तब 4 बसें चलती थी, आज 40 चलती है। तो इसलिए बस स्टैंड की आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने मांग की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया, हम वहाँ पर बस स्टैंड बनाने का काम करेंगे। कल बिहार का एग्जिट चुनाव भी होगा, एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के अंदर में एनडीए की सरकार, तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल पे आम जन को और खासकर नेताओं को कितना भरोसा करना चाहिए? कई बार उलटफेर भी हुए एग्जिट पोल को लेकर। देखिए, जब जब भी चुनाव होते हैं तो आप लोग एग्जिट पोल भी करते ही हो, अपना एनालिसिस भी हर चैनल चलाता है और राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। निश्चित तौर पर कुछ एनालिसिस हमारे पास भी होता है और उसका आकलन हम भी करते हैं कि किस चैनल ने एग्जिट पोल कितना दिया। और मुझे लगता है कि आज जो एग्जिट पोल आ रहा है, निश्चित तौर पर लगभग भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है हमारा उतनी ही सीटें ले रहा है, लगभग 140 से और 150 के बीच में हमारी सीट आ रही है। और मुझे लगता है कि 2 दिन में ये सब कुछ सामने भी आ जाने वाला है। आप लोगों का आकलन भी ठीक होगा और हमारा भी ठीक होगा। एक संगठन को लेके जरूर एक सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 बार लिस्ट वायरल हुई अध्यक्ष जी के द्वारा, तो जो आम मूल कार्यकर्ता है वो अपने आप को एक लग रहा है कि शायद उसे कहीं जो पार्टी से उम्मीद रखता है पद की जिसकी भी है, तो बार बार, क्योंकि 18 महीने से तकरीबन हो गए अध्यक्ष जी को, लिस्ट की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र है ये और माननीय अध्यक्ष जी ने तैयारी की, वो फाइनल लिस्ट नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी ने तैयारी की। और स्वाभाविक सी बात है कि तैयारी करने के साथ साथ जब आदमी 10 नाम लिखता है तो उसमें से 2 नाम तय किए जाते हैं। उसमें क्षेत्र का समीकरण, जाति का समीकरण, वर्ग का समीकरण सभी देखे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता ये फाइनल लिस्ट थी जो वायरल हुई है। इस तरह की सूचनाएं कई बार हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गंभीर विषय, क्योंकि हमारी फाइनल सूची नहीं थी। क्योंकि भाजपा का लगातार जो है, कभी विकसित भारत संकल्प यात्रा, वंदे मातरम है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो लगातार की जा रही है। तो आगामी जो आप जिस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उसमें जैसा कि आपने बताया कि 4 नदियों के आधार पर हमने एक टीम बनाई है, तो वो क्या कार्यक्रम है, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, सरदार @150 यूनिटी मार्च का कार्यक्रम एक चल रहा है। उसमें पहला 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, 18 को राजस्थान में हुई, हमारी एक वर्कशॉप हुई उसमें। और उस वर्कशॉप में पूरे प्रदेश के सभी संयोजक, जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी आए। उसमें तय किया गया प्रत्येक लोकसभा में 3 यात्राएं निकाली जाएंगी, लगभग 10 किलोमीटर की। और निश्चित तौर पर वो यात्रा जो है उसका मूल उद्देश्य ये है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के लिए किए गए योगदान को जनता के बीच में पहुंचाएं, जो कि कांग्रेस ने जिसको छुपा कर रखा। और आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना बड़ा योगदान हमारे देश के लिए था, कांग्रेस ने कभी भी उसको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना के देश को बताया कि ऐसे व्यक्तित्व का कितना बड़ा योगदान हमारे देश के लिए था। और इस यात्रा को जो हम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में हम लोग 41 यात्राएं कर चुके हैं 31 अक्टूबर को, और 75 यात्राएं, प्रत्येक लोकसभा में 3 यात्राएं हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी तिथि आ गई है, प्रभारी तय हो गए हैं। और उसमें से भी 22 यात्रा हमारी हो गई है। निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसके पीछे हमारा मूल उद्देश्य रहता है आम आदमी तक किसी भी महान पुरुष के द्वारा किए गए कामों को पहुंचाना। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, 150 वर्ष पूरा होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस समय वंदे मातरम बनाया गया उस समय किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठे होते थे उसमें एक जोश जागरूक हो, देशभक्ति का भाव आए, इस भाव को लेकर वो सड़कों पर निकलते थे, इसलिए वंदे मातरम बनाया गया। ये हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है, हमारी जनरेशन जो है, उसको इसके बारे में जानकारी हो, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक देशभक्ति के लिए काम करने वाला संगठन है।
समाज के लिए काम करने वाला संगठन है। इसलिए हमारे किसी भी कार्यक्रम के अंदर आपको नजर आएगा कि हम महान पुरुषों की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं। गोटवाल जी, एक सवाल मेरा जो है वो, आप लोग बिरसा मुंडा की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन अभी नगर निगम हेरिटेज के अंदर में मीटिंग हुई और आनन फानन के अंदर में भैरव सिंह शेखावत, जो टोंक रोड थी उसे भैरव सिंह शेखावत कर दिया गया। सेंट्रल पार्क का नाम भी भैरव सिंह शेखावत, तो कई जो भारत जोड़ो सेतु था उसको भी नाम बदल दिया गया है। तो क्या लगता है कि सिर्फ जयंती तक ही सीमित है भारतीय जनता पार्टी? क्या एक नाम सड़क का या कोई भी उनका बिरसा मुंडा के नाम पे नहीं रखा जा सकता था? देखिए, मुझे लगता नहीं है आपके पास पूरी जानकारी है। उनकी जयंती कितनी तारीख को होती है आपको ध्यान है? 9 तारीख को होती है। उस दिन मैंने मेरे क्षेत्र में बेडोला गांव में बिरसा मुंडा की एक मूर्ति का लोकार्पण किया। जयपुर में क्या हुआ आपने मात्र उसके बारे में जानकारी दी। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भगवान बिरसा मुंडा को लेकर हमने बड़े कार्यक्रम भी किए, कहीं मूर्ति लगाई, कहीं रोड का नामकरण किया। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मुझे लगता है जल्दी वो भी आपकी जानकारी में आ जाएंगे। तो ये थे जितेंद्र गोठवाल जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और साथ ही इन्होंने बिरसा मुंडा को लेकर भी कहा। इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर में उनकी मूर्ति तो लगाई, लेकिन संगठन को लेकर भी उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी का है, जैसे सभी जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, उनको किस प्रकार से नियुक्ति दी जाए उसके बारे में भी सोच विचार किया जाता है। रही अंता चुनाव को लेकर इन्होंने दावा किया है कि हम भारी मतों से वापस जो पुनः सीट थी उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे। लेकिन अब देखने वाला दिलचस्प ये होगा, त्रिकोणीय मुकाबले में वहाँ जीत किसकी होती है वो तो 14 तारीख को ही पता पड़ेगा। जनता किस और अपना मत देती है वो भी 14 तारीख को पता पड़ेगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।